मुबारक हो तुम सबको हज का महीना। आज हम एक ऐसे गायक के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें खुद मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज दान कर दी थी, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, ताकि उनके जाने के बाद उनके चाहने वालों को उनकी कमी महसूस ना हो। आखिर एक चित्र बनाने वाले और अपनी जीविका चलाने वाले लड़के ने इतना बड़ा गायक बनने का सफर कैसे तय किया? सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या। क्या आप जानते हैं कि यह गायक कभी भी संगीत की शिक्षा नहीं ले पाया था? बचपन में न उनके घर में रेडियो था और न ही टीवी। ऐसे में उनके अंदर संगीत के प्रति रुचि कैसे जागी? जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे। एक दिन वे महज इच्छा लेकर एक स्टूडियो के सामने पहुंचे, ये सोचते हुए कि काश मोहम्मद रफी साहब यहां आते और मैं उनसे मिल पाता। जवानी की रेल कहीं छूट न जाए। फिर किस तरह एक फरिश्ते ने उनकी मुलाकात मोहम्मद रफी साहब से करवाई, ये कहानी बेहद दिलचस्प है। उनका बचपन बेहद गरीबी में बीता था। क्या आप जानते हैं कि जिस जगह उनका बचपन गुजरा वहां सिर्फ 9 घर हुआ करते थे? मैंने भी एक गीत लिखा है तेरी सूरत देख के। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन का पहला गाना एक पुराने माइक से एक सर्कस के दौरान गाया था, और फिर कैसे उनकी बड़ी बहन ने उनकी किस्मत बदल दी? अगर उन्होंने अपने जीवन में एक सफल गायक के रूप में नाम कमाया तो इसके पीछे उनकी बड़ी बहन का बहुत बड़ा योगदान था। तुमने दी आवाज लो मैं आ गया। उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब एक व्यक्ति ने उन्हें कई स्टेज शो करवाए, लेकिन अंत में उन्हें एक भी पैसा नहीं दिया। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने कभी भी बॉलीवुड में गायक बनने की इच्छा नहीं रखी थी और न ही इसके लिए कोशिश की थी? फिर भी उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म कुल्ली में एक के बाद एक कई हिट गाने दिए। आखिर उनकी सफलता की यह कहानी कैसे लिखी गई? आखिर उनके जीवन में ऐसी कौन सी मुश्किल आ गई थी कि उन्होंने गायक बनने का सपना छोड़कर एक कपड़ा मिल में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा? इतने बड़े बड़े हिट गाने देने वाले इस गायक को आखिर कभी बेस्ट सिंगर का अवार्ड क्यों नहीं मिला, जबकि आज भी उनके गाने सुने जाते हैं? अपने दिल से बड़ी दुश्मनी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह बेहतरीन गायक हिंदी सिनेमा जगत से अचानक गायब हो गए? आज वे कहां हैं और क्या कर रहे हैं? उनका पारिवारिक जीवन कैसा चल रहा है? उन्होंने एक हिंदू लड़की से शादी क्यों की और इसके पीछे की वजह क्या थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम जिस बेमिसाल गायक की बात करने जा रहे हैं उनका नाम है शब्बीर कुमार। हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों। तो 26 अक्टूबर 1954 को गुजरात के बड़ोदरा में जन्मे शब्बीर कुमार का असली नाम शब्बीर शेख था, लेकिन आखिर वह शब्बीर शेख से शब्बीर कुमार कैसे बने? इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आइए पहले उनके निजी और पारिवारिक जीवन के बारे में जानते हैं, फिर उनके संगीत के सफर पर बात करेंगे और समझेंगे कि उन्हें फिल्मों में गाने का मौका कैसे मिला और कैसे उन्होंने सफलता हासिल की। शब्बीर कुमार ने कभी नहीं सोचा था कि आगे चलकर वे फिल्मों में गायक बनेंगे, लेकिन किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। कुछ ऐसा ही शब्बीर कुमार के साथ भी हुआ। उनके पिता एक सरकारी कार्यालय में कार्यरत थे और किसी तरह घर का खर्च चलाते थे। शब्बीर कुमार का बचपन गरीबी में बीता। उनका घर एक ऐसी जगह पर था जहां केवल 9 घर थे। एक छोटी सी बस्ती थी जहां न तो ठीक से रास्ते थे और न ही बिजली। इसी वजह से उन्हें अंधेरे में ही पढ़ाई करनी पड़ती थी। अब सवाल यह उठता है कि बचपन से ही पढ़ लिख कर नौकरी करने की सोच रखने वाले शब्बीर कुमार गायकी की ओर कैसे आकर्षित हुए और उनकी रुचि इस क्षेत्र में कैसे बढ़ी? दरअसल उनकी मां उनके भाई बहनों को नात कलाम गाकर सुनाया करती थीं। वे अपने पड़ोस में भी जाकर नात कलाम गाती थीं, जिसे शब्बीर कुमार बड़े ध्यान से सुना करते थे। रोज इसी तरह नात कलाम सुनते सुनते वे भी अपनी मां के साथ गाने लगे। राधा तेरे बिना तेरा शाम। धीरे धीरे उन्हें गायकी से लगाव हो गया। हालांकि
उस समय तक उन्हें केवल वही गीत सुनने को मिलते थे जो उनकी मां गाया करती थीं, क्योंकि उनके घर न तो रेडियो था और न ही बिजली। लेकिन शब्बीर कुमार का मन और भी गीत सुनने को करने लगा। कभी कभार जब वे बाजार जाते तो किसी होटल या पान की दुकान पर रेडियो पर बजने वाले गाने सुना करते थे। इसी तरह धीरे धीरे उनका झुकाव संगीत की ओर बढ़ता गया। शब्बीर कुमार को गाने सुनना बहुत पसंद था, लेकिन बाजार जाने का मौका हमेशा नहीं मिलता था। जब भी वह बाजार जाते और वहां कोई गीत सुनते तो उसके कुछ शब्द याद कर उसे गुनगुनाने लगते। इसी वजह से उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने ही गांव में ऐसा कोई घर तलाश किया जाए जहां रेडियो हो, ताकि वह नियमित रूप से गाने सुन सकें और गा सकें। उन्हें अपने पड़ोस में ही एक ऐसा घर मिल गया जहां रेडियो था, क्योंकि वे लोग आर्थिक रूप से संपन्न थे। अब शब्बीर कुमार रेडियो पर बजने वाले गीत सुनने के लिए उस घर के बाहर खड़े हो जाते। जब भी रेडियो पर गीतों का कार्यक्रम आता तो वे अपनी बहन के साथ दीवार से कान लगाकर गाने सुनते। धीरे धीरे उन्होंने कई गानों को गुनगुनाना शुरू कर दिया और कुछ गीत तो पूरी तरह याद भी कर लिए। जो भी गाने उन्हें याद होते वे अधिकतर मोहम्मद रफी के गाए हुए होते थे। दोनों जवानी की मस्ती में उनकी गायकी को देखकर घर वाले भी बहुत खुश होते और उन्हें गाने के लिए प्रोत्साहित करते। शब्बीर कुमार पढ़ाई के साथ साथ अपनी मां के घरेलू कामों में भी हाथ बटाते थे। गांव में या आसपास के गांवों में जब भी कोई गीतों का कार्यक्रम होता तो वे वहां जरूर पहुंचते ताकि देख सकें कि गायक किस तरह गाते हैं। यहां तक कि शादी ब्याह में भी वे अपनी बड़ी बहन के साथ जाते, क्योंकि वहां गाने सुनने का मौका मिलता था। छोटी उम्र में ही वे मोहम्मद रफी के गाने गाने लगे थे। जब लोग उनकी गायकी सुनते तो उनकी खूब तारीफ करते और कहते, तुम बहुत अच्छा गाते हो। शब्बीर कुमार को बचपन से ही गाने का बहुत शौक था और इसके चलते इनाम के तौर पर उन्हें अक्सर अच्छा खाना मिल जाया करता था। देखते ही देखते वे 14 साल के हो गए, लेकिन उनके गांव में अच्छी शिक्षा की सुविधा न होने के कारण उनका दाखिला शहर के एक अच्छे हॉस्टल में करवा दिया गया। शब्बीर कुमार वहीं रहने लगे, लेकिन हॉस्टल में उनका मन नहीं लगता था। उन्हें अपने घर की बहुत याद आती थी। वहीं हॉस्टल में उन्हें खुद खाना पकाना और अपने कपड़े धोने जैसे काम भी करने पड़ते थे। उनके पिता सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन उनकी कमाई इतनी नहीं थी कि वे शब्बीर कुमार के हॉस्टल का पूरा खर्च आसानी से उठा सकें। हालांकि वे हमेशा ईमानदारी से जीवन जीते थे और किसी भी प्रकार की रिश्वत या अनैतिक साधनों से अर्जित धन के सख्त खिलाफ थे। आखिरकार कुछ महीनों तक हॉस्टल में रहने के बाद उनके पिता उन्हें वापस घर ले आए। गोरी है कलाइयां, मिला दूं तुझे हरी हरी चूड़ियां। शब्बीर कुमार को पढ़ाई से ज्यादा गायकी में रुचि थी। उनके माता पिता ने भी उनके इस जुनून को देखते हुए उन्हें पूरी आजादी दे दी कि वे अपने संगीत के शौक को पूरा कर सकें। लेकिन इसके साथ ही शब्बीर कुमार को पेंटिंग का भी बहुत शौक था। वे पढ़ाई छोड़ने के बाद चित्रकारी करने लगे और यही उनका मुख्य काम बन गया। सुबह से शाम तक वे सिर्फ चित्र बनाते थे, जिससे उनकी थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाती थी। उस समय एक पेंटिंग के उन्हें 1 से 2 रुपये मिल जाया करते थे। इस दौरान उनके कई दोस्त भी बन गए थे जो उनकी ही तरह संगीत प्रेमी थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वे किसी अच्छे होटल में जाकर बैठकर गाने सुन सकें। इसलिए वे होटल के बाहर खड़े होकर बज रहे गानों को सुना करते थे। शब्बीर कुमार इन गानों को सुनकर अक्सर गुनगुनाने लगते और उनके दोस्त कहते, तेरी आवाज मोहम्मद रफी साहब से मिलती जुलती है, तू उन्हीं की तरह गाता है। हालांकि अभी तक शब्बीर कुमार केवल दोस्तों के बीच ही गाया करते थे। अब तक उन्होंने जितने भी गाने गाए थे वे बिना माइक के ही गाए थे, लेकिन शब्बीर कुमार और उनके दोस्तों की यह ख्वाहिश थी कि वे एक बार माइक पर गाकर देखें कि उनकी आवाज कैसी लगती है। एक दिन उनके गांव में एक सर्कस आया। उस सर्कस में एक व्यक्ति माइक का इस्तेमाल करके अनाउंसमेंट कर रहा था। शब्बीर कुमार ने पहली बार माइक को इतने करीब से देखा और यह उनके लिए एक खास अनुभव था। शब्बीर कुमार और उनके दोस्त माइक वाले व्यक्ति के पास गए और उससे पूछा,
क्या मैं इस माइक से एक गाना गा सकता हूं? माइक वाले व्यक्ति ने इनकार नहीं किया और शब्बीर कुमार को माइक दे दिया। यह उनके जीवन का पहला अवसर था जब उन्होंने माइक पर गाना गाया। उन्होंने फिल्म गाइड 1965 का मशहूर गाना क्या से क्या हो गए बेवफा गाया, जिसे मोहम्मद रफी साहब ने गाया था। क्या से क्या हो गया। कुछ समय बाद एक दिन जब शब्बीर कुमार अपने चित्रकारी के काम में व्यस्त थे, उनकी बड़ी बहन, जो उनसे 2 साल बड़ी थीं, उनके पास आईं। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक फॉर्म भरा है जिसके लिए मैंने 50 पैसे खर्च किए हैं। तुम्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। यह सुनकर शब्बीर कुमार चौंक गए और पूछा, कौन सी प्रतियोगिता? तब उनकी बहन ने बताया कि उन्होंने शब्बीर कुमार का नाम एक गायन प्रतियोगिता में दर्ज करवा दिया है। शुरुआत में शब्बीर कुमार ने प्रतियोगिता में भाग लेने से मना कर दिया, लेकिन जब उनकी बहन ने जोर देकर कहा तो उन्होंने आखिरकार हामी भर दी। उनका संकोच इसलिए था क्योंकि उनके पास न तो खुद का कोई संगीत बैंड था और न ही उन्होंने कभी मंच पर या माइक पर गाने का अनुभव लिया था। इस प्रतियोगिता में सभी को अपने साजबाज यानी बैंड के साथ प्रस्तुति देनी थी। हालांकि उनकी बहन ने उनके लिए 50 पैसे खर्च किए थे, इसलिए शब्बीर कुमार को मजबूरी में इस प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा। शब्बीर कुमार ने फिल्म फूल बने अंगारे का गाना वतन पर जो फिदा होगा, अमर व नौजवान होगा, वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान, बिना किसी म्यूजिक के मंच पर गाया था। वहां पहले से ही ओपेरा म्यूजिक सर्कल, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध ऑर्केस्ट्रा ग्रुप था, मौजूद था। इस प्रस्तुति के बाद उन्हें ओपेरा म्यूजिक सर्कल में ऑडिशन देने का मौका मिला, जिसमें वे सफल रहे और इस ग्रुप का हिस्सा बन गए। साल 1967 में पहली बार उन्होंने स्टेज पर माइक और बैंड के साथ गाना गाया। यही वह शो था जहां उनका नाम शब्बीर शेख से बदलकर शब्बीर कुमार हो गया। दरअसल जब उनकी प्रस्तुति का नंबर आया तो अनाउंसर ने जल्दबाजी में उनका नाम पूछा। हड़बड़ी में उन्होंने अपना नाम शब्बीर कुमार बता दिया और तभी से वे इसी नाम से पहचाने जाने लगे। इस ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ उनका पहला गाना फिल्म आए दिन बहार के 1966 से था, जो मूल रूप से मोहम्मद रफी ने गाया था। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, तू मेरी दोस्ती को तरसे। इस स्टेज शो के बाद लोग उनकी गायकी के दीवाने होने लगे और धीरे धीरे हर स्टेज शो में उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। बहुत से लोग जानते होंगे कि शब्बीर कुमार फिल्मों में गायक कैसे बने और उनके कौन कौन से हिट गाने हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि उनकी पहली मुलाकात मोहम्मद रफी से कैसे हुई। यह कहानी भी बड़ी दिलचस्प और रोमांच से भरी है। मुझे पीने का शौक नहीं। ओपेरा म्यूजिक ग्रुप से जुड़ने के बाद शब्बीर कुमार पुणे के मेलोडी मेकर्स नामक ग्रुप से भी जुड़ गए थे, जो बड़ोदरा से मुंबई और फिर पुणे जाया करता था। शब्बीर कुमार हर महीने 3-4 बार स्टेज शो करने के लिए जाते थे। इसी दौरान जब भी उन्हें मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करना पड़ता, तो वे स्टेशन के बाहर एक प्रसिद्ध रिकॉर्डिंग स्टूडियो चले जाते थे, यह देखने के लिए कि आज कौन सा गायक गाना रिकॉर्ड करने आया है। उन्हें जब भी मौका मिलता, वे उस स्टूडियो के बाहर खड़े रहते। स्टूडियो के पास एक पान की दुकान थी, जिसके मालिक से उनकी अच्छी जान पहचान हो गई थी। जब भी वे स्टूडियो के बाहर जाते, तो पान वाले से ही पता चलता कि अंदर कौन सा गायक आया हुआ है। एक दिन जब शब्बीर कुमार स्टूडियो के सामने पहुंचे और पान वाले से पूछा कि आज कौन आया है, तो उसने बताया कि अभी अभी मोहम्मद रफी साहब अंदर गए हैं। यह सुनते ही शब्बीर कुमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे किसी भी तरह अपने गुरु, अपने आदर्श से मिलना चाहते थे, बस एक झलक पाना चाहते थे। लेकिन स्टूडियो का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था, जिससे वे अंदर नहीं जा सकते थे। तभी शब्बीर कुमार की किस्मत साथ दे गई। स्टूडियो के बाहर उन्हें एक जान पहचान का व्यक्ति मिला, जिसने शब्बीर कुमार को देखकर कहा, अरे शब्बीर, तुम यहां क्या कर रहे हो? शब्बीर कुमार ने उससे विनती की
यार, मुझे एक बार मेरे गुरु, मेरे आदर्श मोहम्मद रफी साहब से मिलवा दो। वह व्यक्ति शब्बीर कुमार को स्टूडियो के अंदर ले गया, जहां उस समय मोहम्मद रफी साहब गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। शब्बीर कुमार सामने बैठकर उन्हें ध्यान से सुनने लगे और अपने कागज और पेंसिल से रफी साहब का चित्र बना दिया। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद जब मोहम्मद रफी स्टूडियो से बाहर निकले तो शब्बीर कुमार को उनसे मिलने का मौका मिला। उन्होंने रफी साहब को वह चित्र दिखाया, जिसे देखकर रफी साहब चकित रह गए और बोले, क्या आपने यह अभी अभी बनाया है? बहुत खूबसूरत बनाया है। इसके बाद मोहम्मद रफी साहब ने वह चित्र लिया और बदले में शब्बीर कुमार को अपनी एक तस्वीर देकर आशीर्वाद दिया। इसी तरह शब्बीर कुमार की पहली मुलाकात मोहम्मद रफी साहब से हुई। दिल बेकरार था, अब जानते हैं कि आखिर क्यों शब्बीर कुमार ने गायकी छोड़ दी थी और कपड़ा मिल में काम करने लगे थे, और फिर उन्हें फिल्म कुली से बड़ा ब्रेक कैसे मिला। ये कहानी लंबी है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको शब्बीर कुमार के बारे में पूरी जानकारी मिले। साल 1980 तक शब्बीर कुमार की शादी हो चुकी थी। उनके एक बेटा और एक बेटी थे। उनके एक दोस्त ने उन्हें कई बड़े स्टेज शो करवाए, लेकिन जब शब्बीर कुमार ने मेहनताना मांगा तो वह दोस्त हर बार टालता रहा। कई शो करवाने के बावजूद जब शब्बीर कुमार को पैसे नहीं मिले तो वे भारी कर्ज में डूब गए। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, जिससे परेशान होकर उन्होंने कसम खा ली कि अब कोई भी प्रोग्राम नहीं करेंगे। वह सोचने लगे कि स्टेज शो के अनिश्चित पैसे के बजाय किसी नौकरी में स्थिर वेतन मिले तो घर का खर्च बेहतर चल सकता है। यही सोचकर साल 1980 में शब्बीर कुमार ने बड़ोदरा की एक कपड़ा मिल में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिसका जन्म संगीत के लिए हुआ हो, वह भला किसी और काम में कैसे टिक सकता था। 31 जुलाई 1980 को महान गायक मोहम्मद रफी साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। ये खबर हिंदी सिनेमा और उनके चाहने वालों के लिए बहुत दुखद थी, और शब्बीर कुमार के लिए भी। जब उन्हें यह खबर मिली तो वह बड़ोदरा से मुंबई भागे और मोहम्मद रफी साहब के जनाजे में शामिल हुए। वहां कब्रिस्तान में खड़े शब्बीर कुमार का पेन और उनकी घड़ी गलती से रफी साहब की कब्र में गिर गई। शायद यह संकेत था कि अब उन्हें अपनी कला में आगे बढ़कर मोहम्मद रफी साहब की कमी पूरी करनी थी। यही कारण था कि जब फिल्म कुली बन रही थी, जिसमें सभी गाने मूल रूप से मोहम्मद रफी साहब गाने वाले थे, तो उनकी जगह ये मौका शब्बीर कुमार को मिला। आखिर यह कैसे हुआ? रास्ता तो मिल गया है, मंजिल को ढूंढ लूंगा। आइए जानते हैं आगे। जब मोहम्मद रफी साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो उनकी याद में एक विशेष शो रखा गया, जिसका नाम था एक शाम रफी के नाम। इस शो के दौरान एक महीने में 40 से 45 कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। मुंबई में रह रहे मंसूर जी ने इस शो के लिए गायक शब्बीर कुमार को आमंत्रित किया। शब्बीर कुमार की आवाज मोहम्मद रफी से काफी मिलती जुलती थी। हालांकि इससे पहले भी कई लोगों ने उन्हें ऐसे कार्यक्रम करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी कि वे अब गाना नहीं गाएंगे। जब मंसूर जी ने उनसे अनुरोध किया तो शब्बीर कुमार इस शर्त पर तैयार हुए कि उन्हें वही म्यूजिशियन साथ चाहिए जो मोहम्मद रफी के साथ मंच पर परफॉर्म करते थे। इसके बाद वे कभी कभी एक दिन में 2-2 शो करने लगे और यह आयोजन काफी लोकप्रिय हुआ। इसी दौरान फिल्म निर्माता मनमोहन देसाई, जो उस समय फिल्म कुली का निर्माण कर रहे थे, मोहम्मद रफी के जाने से बेहद दुखी थे। वे रफी साहब की पूजा किया करते थे और उन्हें बहुत याद कर रहे थे। इस बीच हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में यह चर्चा होने लगी कि एक गुजराती गायक है जिसकी आवाज मोहम्मद रफी से काफी मिलती जुलती है। इसी बात की पुष्टि करने के लिए प्रसिद्ध संगीत निर्देशक उषा खन्ना चुपचाप एक दिन शब्बीर कुमार का शो सुनने पहुंची। उन्होंने उनकी गायकी सुनी और बिना कुछ कहे वापस लौट गईं। अगले दिन उषा खन्ना ने शब्बीर कुमार को अपने ऑफिस बुलाया। मिलके ना होंगे जुदा, जुदा।
उस समय शब्बीर कुमार के घर लैंडलाइन फोन नहीं था, इसलिए वे अपने पड़ोस में स्थित एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का नंबर साझा किया करते थे। उसी नंबर पर कॉल आया और उन्हें उषा खन्ना से मिलने बुलाया गया। शब्बीर कुमार उषा खन्ना से मिले। ऑडिशन के बाद उषा खन्ना ने 1981 में रिलीज हुई फिल्म तजुर्बा में उन्हें पहला गाना गाने का मौका दिया। जब इस फिल्म के गाने रिकॉर्ड हो गए, तब महान संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को इस नए गायक के बारे में पता चला। लक्ष्मीकांत जी ने उषा खन्ना से अनुरोध किया कि वे इस नए गायक की आवाज का एक टेप भेजें। जब लक्ष्मीकांत जी ने शब्बीर कुमार की गायकी सुनी तो वे बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत शब्बीर कुमार को अपने घर बुलाया और उनसे एक गाना गाने को कहा, जिस गाने का धुन लक्ष्मीकांत ने तैयार किया था। यह गाना था मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। इसी दौरान लक्ष्मीकांत जी ने उनकी आवाज रिकॉर्ड कर ली और उसे निर्माता मनमोहन देसाई को सुनाया। मनमोहन देसाई भी शब्बीर कुमार की आवाज से प्रभावित हुए। इसके बाद एक शाम उन्हें फिर से बुलाया गया, जहां अमिताभ बच्चन, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मनमोहन देसाई उपस्थित थे। सभी ने उनकी गायकी सुनी और सहमत हुए कि वे फिल्म कुली में गाएंगे। हालांकि शुरुआत में सिर्फ ट्रायल के तौर पर उनसे गाना गवाया गया था, जिसका शीर्षक था मुबारक हो तुम्हें हज का महीना। इस गाने में 165 म्यूजिशियन और 25 कोरस गायकों ने भाग लिया था। जब यह गाना 70 मिलीमीटर स्क्रीन पर सुनाया गया तो सभी को लगा कि यह गायक फिल्म के लिए एकदम उपयुक्त है, और इस तरह शब्बीर कुमार को फिल्म में गाने का मौका मिला था। इसके बाद शब्बीर कुमार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक सफल गायक बन गए और एक से बढ़कर एक हिट गाने देते चले गए। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। शब्बीर कुमार ने फिल्म कुली 1983 में अमिताभ बच्चन के लिए गाने गाए और फिल्म के साथ साथ उनके गाने भी हिट हुए। इस फिल्म के बाद पूरे हिंदी फिल्म जगत में उनकी चर्चा होने लगी कि एक नया गायक आया है जिसकी आवाज मोहम्मद रफी से मिलती जुलती है। कुली की सफलता के बाद शब्बीर कुमार को बेताब शब्बीर कुमार ने 1981 में फिल्म तजुर्बा में पहली बार गाना गाया था। हालांकि 1983 में कुल्ली और बेताब के सुपरहिट गानों ने उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। फिल्म कुल्ली का गाना सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं पहले किशोर कुमार ने गाया था, लेकिन जब यह गाना संगीत निर्देशक और निर्माता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो इसे दोबारा शब्बीर कुमार से गवाया गया। उनकी आवाज में यह गाना बेहद सफल हुआ और इसी साल उनके कई और गाने सुपरहिट हुए। 1983 में शब्बीर कुमार ने एक जान हैं हम, बाजी, मेरे जीवन साथी और वो 7 दिन जैसी फिल्मों में भी शानदार गाने दिए। प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। 1985 में उनकी कई सुपरहिट फिल्मों के गाने आए। तुमसे मिलकर न जाने क्यों, प्यार झुकता नहीं फिल्म के हिट गाने और तेरी मेहरबानियां फिल्म के लोकप्रिय गीत शामिल थे। 1987 में शब्बीर कुमार की आवाज कुदरत का कानून फिल्म के गाने तुझे कितना प्यार करें हम में सुनने को मिली। इसके बाद तेजाब और दूध का कर्ज जैसी हिट फिल्मों में भी उनके गाए हुए गाने लोकप्रिय हुए। 1990 में उन्हें एक बार फिर अमिताभ बच्चन के लिए गाने का मौका मिला और उनका गाया गाना गोरी है कलाइयां सुपरहिट हुआ। बाद में उन्होंने गोविंदा के लिए 2 बड़े हिट गाने गाए, एक शोला और शबनम फिल्म के लिए और दूसरा राधा का संगम के लिए। इन दोनों फिल्मों के गाने आज भी लोग पसंद करते हैं। हालांकि इसके बाद शब्बीर कुमार फिल्मों से लगभग गायब हो गए। गायक मोहम्मद अजीज ने फिल्म मर्द में अमिताभ बच्चन के लिए मैं हूं मर्द तांगे वाला गाना गाया तो उनकी आवाज भी मोहम्मद रफी से काफी मिलती जुलती लगी। इसके बाद निर्माता निर्देशकों ने अमिताभ बच्चन के लिए मोहम्मद अजीज को ज्यादा प्राथमिकता देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे शब्बीर कुमार को कम गाने मिलने लगे। इसके बाद
90 के दशक में उदित नारायण और कुमार सानू के आने से संगीत का स्वरूप बदल गया। नई धुनों के लिए इन गायकों की आवाजें ज्यादा उपयुक्त मानी गईं, जिससे शब्बीर कुमार, मोहम्मद अजीज, अमित कुमार और नितिन मुकेश जैसे गायक धीरे धीरे पीछे छूट गए। बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है। फिल्मों में कम अवसर मिलने के बाद शब्बीर कुमार स्टेज शो करने लगे और आज भी इसी में व्यस्त रहते हैं। हालांकि 2000 के बाद उनके कुछ गाने आए, लेकिन वे ज्यादा सफल नहीं रहे। I don't know what to do, I don't know. शब्बीर कुमार को कभी भी बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपने करियर में जो भी हासिल किया उससे वे संतुष्ट हैं और खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इतना नाम और पहचान मिली। शब्बीर कुमार का करियर भले ही कुछ वर्षों तक चमका, लेकिन उनकी सुरीली आवाज और हिट गाने आज भी संगीत प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हैं। उनकी आवाज ने 80 के दशक में कई सुपरहिट गाने दिए, जो आज भी सुनने वालों को आनंदित करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े स्टार की अनसुनी बातें लेकर। तब तक